क्योंकि नया धर्म मिला, सभी को कष्ट है। और जब इस्लाम समानता की बात कर रहे हैं, सबकी भलाई की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग उससे जुड़ेंगे। आप कोई भी धर्म की शुरुआत देखो तो उस धर्म का जब शुरुआत होता है तो उसका आधार इतना बेहतर होता है कि वो सामाजिक रूप से सभी को एक समान देखने की कोशिश करते हैं। चंगेज खां का पोता हलाकू खान बगदाद पर आक्रमण कर देता है और अब्बासी खिलाफत का अंतिम शासक अल मुस्तअसिम बिल्लाह की हत्या कर देता है और उससे पता है कालीन में लपेट करके उसको कुचल के मार देता है। एक्चुअल में इस्लाम धर्म में जो मुसलमान थे वो दो भागों में बटे, एक शिया मुसलमान, एक सुन्नी मुसलमान। और जो उस समय व्यापार का केंद्र बना था अरब सागर, वो स्थानांतरित होकर के अटलांटिक सागर बन जाता है। आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रोमन साम्राज्य के ऊपर चर्चा किया कि किस तरीके से वो राज्य विकसित हुआ और वो एक बड़ा अंपायर बना, और उसके साथ भारत का व्यापार किस तरीके से होता था, एशिया के साथ किस तरीके से होता था, चाइना के साथ किस तरीके से होता था, ये सारी चीज़ें हमने जानने का प्रयास किया था। एक समय ऐसा आया था कि रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बिजेंटियन या बाइजेंटाइन साम्राज्य भी बोला जाता है। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अब रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार जारी रहा था लगभग 6वीं शताब्दी तक। आप देखिएगा 6वीं 7वीं शताब्दी तक वो व्यापार चल रहा था, अच्छे खासे चल रहे थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का आगमन होता है, इस्लाम धर्म का शुरुआत होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो व्यापार में थोड़ा सा आपको कमियां देखने को मिलेगा, तीव्रता में कमी देखने को मिलेगा। फिर आगे जब हम आते हैं तो 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, ऑटोमन तुर्कों का जब बिजेंटियन साम्राज्य पर हमला होता है, उसके बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है और वहीं से शुरुआत होता है अरब व्यापारियों का पूरा जो व्यापारिक नेटवर्क था उस समय का, उस सारे व्यापारिक नेटवर्क पर कंट्रोल अरब व्यापारियों का हो जाता है और ये लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन फिर जब यूरोप अपने ही महाद्वीप में कैद हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लगभग आपको समझाया है थोड़ी बहुत मात्रा में, और एक दो क्लास और लगेगा जिसमें आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि वो व्यापारिक नेटवर्क क्या था, किस तरीके से जो हिंद महासागर, अरब सागर और ये लाल सागर के तहत जो व्यापार होता था ज़्यादातर, उस पर कंट्रोल अरब व्यापारी हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है वो जो मेन कोर होता है व्यापार का, वो हिंद महासागर से उठ कर के चला जाता है अटलांटिक महासागर में, और फिर वो सारे व्यापारिक नेटवर्क पर कंट्रोल हो जाता है यूरोपियन शक्ति का। तो ये कैसे होता है और किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो इस्लाम धर्म के ऊपर रहेगा कि ये धर्म का शुरुआत किस तरीके से हुआ और ये कैसे एक छोटी सी जगह से शुरू हो करके एक बड़ा साम्राज्य बना, और एक ऐसा टाइम आया जब ये पूरा वैश्विक धर्म बन गया और आज भी ये जारी रहा है। तो शुरू करते हैं इस्लाम की शुरुआत। देखिए सबसे पहली चीज़, हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो आपको पता ही चल गया होगा अभी तक, यदि आपने देखा होगा तो। अगर आप नए हैं तो आपको पहले से बता दें, हम पूरी कहानी को पहले समझाने की कोशिश करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं, और लिखने वाला जो झंझट है वो पहले से ही बोर्ड पर लिखा रहता है, तो ज़्यादा झंझट नहीं लेते हम लोग। टाइम जितना हो सके बचा जा सके उतना हम कोशिश करते हैं कि बचाएं। और मेन हमारा फोकस क्या होता है कि हम चीज़ों को समझा पाएँ आपको, ठीक है, यानी आपके अंदर वो सोच विकसित हो पाए, आपके अंदर वो समझ विकसित हो पाए जिसको लेकर के यहाँ पर हम आए हैं, ठीक है, या आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए लगभग 7वीं शताब्दी में ही, वैसे तो 570 CE कॉमन एरा में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब का। उनको 610 ईस्वी में, 610 कॉमन एरा में, CE में, यानी कि 7वीं शताब्दी में, उनको एक हीरा नामक गुफा के अंदर उनको एक ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त होता है और ईश्वर के द्वारा उनको एक संदेश दिया जाता है
ठीक है। वो संदेश रहता है कि आप जो है समाज में जो भी कुरीतियां हैं, समाज में जो भी कष्ट हैं, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको आप दूर करो अपने हिसाब से। उनको एक संदेश मिलता है। और इस्लाम का मतलब ही क्या होता है? ईश्वर के प्रति समर्पण करना, है ना। और मुसलमान का मतलब क्या होता है? जो आदमी ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया उसको मुसलमान कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में यही होता है। अब एक्चुअल में देखो, इसका मूल जड़ तो बहुत बेहतर है। अगर इस्लाम की हम बात करें तो इनका जो शुरुआती जो दौर था, या शुरुआती जो धार्मिक इनके जो नीतियां थी, फिर जो नियम थे, बहुत ही बेहतर था। जिस देखो, हर धर्म में कुरीतियां तो होते ही है ना। हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, ईसाई में भी है। हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती है। और एक्चुअल में जो उस धर्म की शुरुआत करते हैं, आप कोई भी धर्म की शुरुआत देखो, तो उस धर्म का जब शुरुआत होता है तो उसका आधार इतना बेहतर होता है कि वो सामाजिक रूप से सभी को एक समान देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें आडंबर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से उस नियम का, उस जो आधार बनाया गया था, उसको अपने हिसाब से डिफाइन करने लगते हैं, अपने फायदा के लिए, अपने परिवारों के फायदे के लिए। और धीरे धीरे उसमें आडंबर बढ़ते जाते हैं, कुरीतियां बढ़ते जाती है। धीरे धीरे वो धार्मिक कुरीतियां में बदल जाता है। तो फिर समाज एक नए धर्म की शुरुआत की ओर आगे बढ़ता है और एक नए व्यवस्था की ओर आगे बढ़ता है। तो हम लोग आज पूरी उस जो इस्लाम, खास करके जो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुआ था, और किस तरीके से शुरुआती दौर में उनको भी जो पैगंबर साहब को भी जो कष्ट झेलने पड़े, जो दिक्कतें झेलने पड़ी इस चीज़ को लेकर के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और समझेंगे कि कैसे अरब क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ये इस्लाम धर्म का शुरुआत होता है, और फिर धीरे धीरे ये एक पूरी दुनिया में इसका अपना वर्चस्व बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आप देख ही सकते हैं, इस्लामी सभ्यता एक समर्पित प्रस्तुति जो 7वीं से 17वीं सदी तक धर्म, राजनीति और वाणिज्य के एकीकरण का अन्वेषण करता है। अब इस सभ्यता के बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इसकी थोड़ी अगर रूपरेखा की यदि हम बात करें, देखिए इसकी रूपरेखा की यदि हम बात करते हैं, ऐतिहासिक रूपरेखा की, तो 7वीं से 17वीं सदी तक के बीच इस्लामी सभ्यता ने महत्वपूर्ण घटना की श्रृंखला देखा था। और वो क्या था, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। विषय की प्रासंगिकता क्या है, तो इस्लामी सभ्यता का अध्ययन आज के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे को समझने में मदद करता है। कैसे करता है वो भी आपको समझ में आएगा। शैक्षणिक उद्देश्य क्या था, तो शोध और अध्ययन इस क्षेत्र में एक गहन गवेषणा को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नई अंतर्दृष्टि मिलती है। अब ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने खुद ही बनाया है, तो हर चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इस्लामी सभ्यता का अध्ययन धर्म, राजनीति और वाणिज्य के गहरे संबंध को उजागर करता है, जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आज भी प्रासंगिक है। बात सही है, प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। कैसे है वो भी आपको समझ आएगा। प्रासंगिक का मतलब आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, प्रासंगिक का मतलब क्या होता है ना, कि जो चीज़ें इतिहास में बताया गया, जो कानूनी रूप से या फिर जो नियम इतिहास में शुरू किया गया, वो नियम आज भी लागू करे तो बेहतर होगा, सामाजिक कल्याण होगा उस नियम के तहत। इसलिए उसको बोलते हैं कि आज भी प्रासंगिक है, उसका वैल्यू आज भी है, उस बातों का वैल्यू आज भी है, उसका मान आज भी है, तो उसको बोलते हैं ये प्रासंगिक है, ये विचार, है ना। इसका अवलोकन की यदि आप बात करें तो देखिए, इस्लाम सभ्यता ने धर्म, राजनीति और वाणिज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह काल विविधता और विकास का प्रतीक है, जिसमें धार्मिक विचारधाराओं का उदय, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण और व्यापारिक नेटवर्क के विस्तार शामिल है, जो वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। ये चीज़ें 7वीं से 17वीं सदी तक चला था। देखो, अब अगर हम इस्लाम और जो वो
देखिए, अब अगर हम इस्लाम और मुसलमान की बात करें तो धार्मिक विचारधारा और उसकी जड़ें की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो सामाजिक न्याय और समानता की प्रमुखता पर आधारित है, एवं मुसलमान इसके अनुयायी हैं। अब थोड़ी बहुत आपको कहानी समझाने की कोशिश करते हैं, आप जरूर समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे हुआ क्या था कि एक समय ऐसा आया कि मोहम्मद, हमने बताया था कि पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति हुआ और वो फिर अरब के क्षेत्र में गए। अरब का क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, अभी जो सऊदी अरब वाला इलाका आप देख रहे हैं, सऊदी अरब जो देश है, फिर कुवैत सिटी है, कुवैत आप देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात देखिए, ओमान, यमन, ये सब देखिए, फिर आप ये जो ऊपर वाला दुबई वो उसी में आ गया, फिर कतर देखिए, ये सब इलाके जो है, मिस्र का कुछ पार्ट आप देखिएगा, इराक के थोड़े से कुछ भाग गया, जॉर्डन वाला, ये सब अरबी क्षेत्र उस समय के खास करके इलाके थे। खास करके हम अगर ये बोले तो लाल सागर, भूमध्य सागर और ये फारस की खाड़ी के बीच में जो है एरिया, उसको अरब क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, पहले वहाँ पर कई सारे कबीले होते थे, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया जाता था, मूर्ति पूजा होता था, ठीक है, यानी मूर्ति पूजा प्रमुख था। उस कबीले में आपस में झगड़े वगैरह चलते रहते थे, ठीक है, जो ताकतवर है वो गरीबों पर क्या करता था, अत्याचार करता था। ये एकदम बेसिक सा फंडा है भाई, पहले भी यही चलता था, अभी भी वही चल रहा है, बस स्वरूप बदल गया है और कुछ नहीं। तो उस समय एक जो सबसे ताकतवर कबीला था अरब क्षेत्र में वो था, अब खास करके देखो उस अरब क्षेत्र में भी एक जगह है मक्का, ठीक है, मक्का, और काबा वहाँ का मेन सेंटर था, धार्मिक स्थल था। और मक्का में कुरैश कबीले था, कुरैश नाम था कबीला का, वो कबीला बहुत ही ताकतवर था उस समय। तो और उसी का मोनोपोली था, उसी का दबदबा था पूरे इलाके पर। और जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे देवी देवताओं का वहाँ मान्यता है, तो हर लोग आते थे, चढ़ाया कई सारी चीज़ें होती थी, उसी से उनका पूरा जो है आर्थिक विकास भी होता रहता था धीरे धीरे। और एक जंगली प्रवृत्ति के लोग रहते थे, कबीलाई थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और लोग जो है अपना ताकत के दम पर जीते थे, चलते थे, इस तरीके से चल रहा था पूरा जीवन। अब मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब जब उस एरिया में गए, मक्का में गए, तो लोगों को अपना संदेश बताएं। उन्होंने लोगों को देखा किस तरीके से यहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो उस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उनका विचार है कि हम समाज में समानता लाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, सब ईश्वर के सामने एक समान है। और बहुत सारे देवी देवता नहीं होते हैं, एक ही ईश्वर है, और वो अल्लाह है। जो ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं ना इस्लाम में, वही एक ही ईश्वर, एकेश्वरवाद को मानता है इस्लाम, ठीक है। तो इस तरीके से विचार लेकर के आए। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे विचार वहाँ के कुरैश कबीले लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके साम्राज्य पर क्या हो सकता है, चोट पहुँच सकता है, उसके साम्राज्य खत्म हो सकता है। तो इसलिए कुरैश कबीले के कुछ लोगों ने मोहम्मद साहब के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। और पैगंबर साहब के कुछ अनुयायी और पैगंबर साहब लोग बहुत झेल रहे थे इन चीज़ों को, ठीक है। 2-3 तो युद्ध भी हुए थे, छोटे मोटे युद्ध आप बोल सकते हैं। इसी समय मदीना के पास, ठीक है, मक्का से कुछ दूर है, मदीना के पास 2 कबीला था, एक औस और एक खजरज, ठीक है। दोनों कबीला में आपस में क्या होता था कि झगड़े होते रहते थे, संघर्ष होते रहते थे। कबीला का प्रमुख कबीला था मदीना में उस समय, ये 7वीं सदी की बात है, औस और खजरज। तो ये दोनों कबीला में आपस में क्या होता था कि झगड़े होते रहते थे। तो एक पैगाम वहाँ से भेजा जाता है पैगंबर साहब के पास कि आप मक्का में क्या कर रहे हैं, आप पर तो अटैक भी हो सकता है, तो आप एक काम करो ना, आप मदीना में आ जाओ, और हम दोनों कबीलों के बीच जो ये झगड़े हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा आप मीडिएटर के तौर पर, मध्यस्थ के तौर पर आप इन झगड़ों को सुलझाओ, थोड़ा यहाँ पर आप अब यही सिचुएशन, जब उधर से इनविटेशन आता है मदीना से, और इधर मक्का में इनका स्थिति खराब हो रहा है, इनको कोई मान नहीं रहा है, कुरैश कबीले वाला कभी भी इन पर अटैक करके इनकी हत्या करवा सकता है। तो पैगंबर साहब अपने कुछ 10-5 अनुयायियों के साथ यहाँ से मक्का से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं 622
CE में, कॉमन एरा में, कहाँ, मदीना में चले जाते हैं। ठीक है, और मदीना में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा धीरे धीरे वहाँ रहते हैं, इनके विचार वहाँ फैलता जाता है और मदीना में एक छोटा सा खिलाफत बनाते हैं। खिलाफत करने का मतलब इस्लामी राज्य बनाते हैं, एक समुदाय बनता है, फिर एक इस्लामी राज्य का स्थापना करते हैं मदीना में। ठीक है, और अपना पूरा जो उनका नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, जो वो न्याय की बात करते हैं, वो सारे वहाँ पर लागू करते हैं मदीना में। और फिर धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बनते हैं, उन्होंने सेना बनाया और फिर हजारों की सेना बना और फिर वो मक्का की तरफ आते हैं और मक्का से युद्ध होता है, कुरैश कबीलों के साथ युद्ध होता है और फिर मक्का पर जीत हासिल करते हैं और फिर धीरे धीरे करके पूरा अरब क्षेत्र जो है पूरा का पूरा, उस पर इस्लाम धर्म का प्रभुत्व बनता है, पैगंबर साहब का प्रभुत्व बनता है और इस्लाम धर्म उस पूरे अरबी क्षेत्र में विकसित हो जाता है, क्योंकि नया धर्म मिला, सभी को कष्ट है। और जब इस्लाम समानता की बात कर रहे हैं, सबकी भलाई की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग उससे जुड़ेंगे। वही हुआ उस समय। ठीक है, यही चीज यहाँ पर थोड़ा सा इसका आधार जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा समझो। इस्लाम क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद। इस्लाम एकेश्वरवाद की धारणा पर आधारित है, जिसमें एक ही अल्लाह की पूजा की जाती है। ठीक है, यानी ईश्वर एक है, बहुत सारे नहीं होते हैं। सामाजिक न्याय में क्या है? इस्लाम सामाजिक न्याय को बल देता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। ये इस्लाम बोलता है। ठीक है, किस समय बोल रहा था? उस समय की बात है, 7वीं सदी की। काबा का महल की बात। मक्का में काबा एक प्रमुख धार्मिक स्थल था। काबा हमने बताया प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो मुसलमानों के लिए पूजा का केंद्र है। ठीक, मुसलमान कौन है? जो व्यक्ति ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया, वो मुसलमान कहलाया इस्लाम धर्म के हिसाब से। और इस्लाम का मतलब क्या होता है कि आप ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर के प्रति समर्पण इस्लाम कहलाता है। और जो व्यक्ति समर्पण करता है उसको मुसलमान कहते हैं। समझ आ रहा बात? तो इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो सामाजिक न्याय और समानता की प्रमुखता पर आधारित है, एवं मुसलमान इसके क्या है? फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। इतनी बातें समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, ये तो इस्लाम का उदय की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पिक्चर ऐसे लगाया हुआ है आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए, आपके दिमाग में एक इमेजिन क्रिएट हो उस तरीके से। हाँ, एक चीज़ और यदि आपको हम बता दें तो उसमें जो हमने बताया कि मक्का पर जीत हासिल कर लिए, तो उसके बाद वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर वगैरह थे और मूर्तियों की पूजा होते थे। सारे मूर्तियों को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया और सब क्लियर एकदम सब साफ कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसमें अल्लाह की उपासना किया गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। चलो और आगे आते हैं। तो धर्म और साम्राज्य की पहले देखो हमने क्या किया है ना कि 5 अध्याय बनाया है इसका, एक कहानी के तौर पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये 5 अध्याय को आप समझ लो, आपका पूरा इस्लाम का शुरुआत से लेकर के व्यापारिक कंट्रोल तक सारी चीज़ें समझ में आएगा आपको। देखो, पहला अध्याय में क्या है? अंधेरे में प्रकाश की किरण, 7वीं शताब्दी। और इसमें क्या है ये चीज़ें समझ लो। देखो, हमारी कहानी की शुरुआत 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप की तपती रेत से शुरू होता है। यह वह समय था जब मक्का एक व्यापारिक चौराहा था, यानी वहाँ पर व्यापार के कई सारे चारों तरफ से व्यापार आता था, तो वहीं पर उसका मेन सेंटर था, चौराहा था, लेकिन नैतिक रूप से बटा हुआ था। वहाँ नैतिकता का कोई नामो निशान नहीं था। कबीलों के बीच झगड़े आम थे। कबीला जो वहाँ पर था, वहाँ पर झगड़ा एकदम चलते रहता था। और समाज में असमानता और मूर्ति पूजा का बोलबाला था। समाज में असमानता था, मूर्ति पूजा होता था। ये सारी चीज़ आपको बता रखा है मैंने, बस एक बार पढ़ लेते हैं खाली। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी माहौल में लगभग 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक नया संदेश दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नया धर्म लाना नहीं था, बल्कि एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर अल्लाह की बात करेंगे और सामाजिक न्याय पर आधारित एक नई जीवन शैली स्थापित करना था। उन्होंने जोर दिया, अमीर गरीब गुलाम आज़ाद सब समान है, कोई अलग नहीं है, सब समान है। यह एक ऐसा विचार था जो उस समय के शक्तिशाली कुरैश कबीले के आर्थिक और सामाजिक एकाधिकार के लिए सीधा खतरा बन गया। विरोध इतना बढ़ा कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके मुट्ठी भर अनुयायियों को मक्का छोड़कर यथ्रिब
यथ्रिब में जाना पड़ा, जो बाद में मदीना कहलाया। यथ्रिब को ही मदीना कहते जाना पड़ा। यह महान पलायन, ये जो पलायन हुआ है यहाँ से, मक्का से मदीना गए, इस पलायन को हिजरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिजरा। हिजरा कहलाया। मदीना में उन्होंने केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि पहला इस्लामी राज्य स्थापित किया, जिसे मदीना के संविधान ने वैधता दिया। मदीना का संविधान कहने का मतलब क्या है? जो उनके रूल थे, जो उन्होंने नियम बनाया था, वो एक संविधान के रूप में पेश किए। यह वह निर्णायक मोड़ था जहां धर्म ने राजनीति और प्रशासनिक शक्ति का रूप ले लिया। समझा गया? शुरुआत हुआ एक धर्म से, धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के रूप में डेवलप हो गया। समझा गया बात? इसलिए इसको बोलते हैं खिलाफत, इस्लामी राज्य। ठीक है। एक चीज यहां पर आप देखो, हिजरा कहलाया, जो पलायन गया था मक्का से मदीना, हिजरा इसको बोलते हैं, इस पलायन को। यहीं से हिजरा संवत का शुरुआत होता है। जो कैलेंडर हिजरा संवत आप सुने होंगे, मुसलमान इस्लामों में ऐसे चलते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब हिजरा और मदीना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है जो अभी हमने कहानी में आपको बताया प्रथम अध्याय में, कि 622 ईस्वी में हिजरा के साथ इस्लाम ने राजनीतिक ढांचे में एक नया मोड़ लिया। मदीना का संविधान स्थापित कर इस्लामिक समाज ने सामाजिक न्याय और सहिष्णुता के सिद्धांतों को अपनाया। यह घटना इस्लामिक राजनीतिकरण और सामुदायिक एकता का प्रारंभिक संकेत था। समझा गया बात? चलो और आगे आते हैं। तो आप यहाँ राजनीतिक विकास की चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखो, हिजरा का शुरुआत 622 ईस्वी से राजनीतिक एकीकरण का आरंभ हुआ। मक्का पर विजय हुआ। मक्का की विजय ने इस्लाम को मजबूत किया और एकता स्थापित किया। खलीफा पद की स्थापना से धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व प्रबल हुआ। और करबला की घटना ने सुन्नी शिया विभाजन की नींव रखा है। ये क्या है? देखो, दो चीज़ तो आपको यहाँ पर पता है, हिजरा और मक्का पर विजय, खलीफा पद और करबला की घटना क्या है, ये अभी समझ आ जाएगा। देखो, जैसे हुआ क्या था ना, यहाँ पर तो ये खलीफा पद एवं विभाजन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक होते खलीफा पद, ठीक है, यानी खलीफा किसको बोलते? तो जो खिलाफत पर कंट्रोल करेगा, जो इस्लामी राज्य पर कंट्रोल करेगा, उसको खलीफा बोला जाएगा। सिंपल बात है, एकदम सिंपल सच चीज है। ठीक। विभाजन की बात है, शिया और सुन्नी में इस्लाम दो भागों में बट गया। एक शिया मुसलमान, एक्चुअल में इस्लाम धर्म में जो मुसलमान थे वो दो भागों में बटे, एक शिया मुसलमान, एक सुन्नी मुसलमान। सुन्नी का कहना था कि जो, जिससे देखो, सुन्नी का मतलब क्या है? जो सुन्ना में विश्वास करते, यानी उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब 632 ईस्वी में उनका डेथ हो जाता है, तो सुन्नी मुसलमान का कहना ये है, यानी सुन्नी मुसलमानों का ये कहना है कि हम पैगंबर साहब के जो विचारधारा था, उनके जो नियम थे, हम उसको मानेंगे। समझ आ रहा बात? उनकी सामाजिक न्याय को मानेंगे, उनको अमीरी गरीब में समानता वाले जो विचार है उसको मानेंगे। यानी उनकी विचारधाराओं से जो प्रेरित होकर के जो मुसलमान आ गया है, वो बोले कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। और जो समुदाय ये बोला कि नहीं, पैगंबर साहब के परिवार का ही कोई आदमी खलीफा बनेगा, इस्लामी राज्य पर कंट्रोल करेगा, वो शिया मुसलमान हुए। समझ आ गया बात? यानी शिया मुसलमान परिवार से जोड़ दिया उनको, और सुन्नी मुसलमान उनके विचारधाराओं से अलग हुआ। दो अलग अलग पार्ट बना। समझ आ गया बात? अब शिया मुसलमान को मानने वाले कुछ लोग थे और सुन्नी मुसलमान को मानने वाले ज्यादा लोग। तो शिया मुसलमान पर एक बार क्या हुआ कि अटैक कर दिया गया सुन्नी मुसलमानों के द्वारा। कहाँ? करबला में। ठीक है, करबला कहाँ है? इराक के पास है शायद। तो करबला में अटैक किया, और वहाँ पर शिया मुसलमान के एक जो मेन, एक्चुअल में वो बच्चा ही था, उसकी हत्या कर दिया गया, जिसकी वजह से शिया इतने पॉपुलर हो गए और वहाँ से उनका जो है अस्तित्व सामने आ गया। तो इस तरीके से हुआ है। अब कैसे हुआ है इसका पूरा कहानी आप समझो, एक बेसिक फॉर्मेट आपको बताया यहाँ पर, फिर दूसरा अध्याय में आप यहाँ समझ सकते हैं। साम्राज्य का उदय हुआ और नेतृत्व का प्रश्न सामने आ गया, क्योंकि पैगंबर साहब तो अब रहे नहीं, तो अब नेतृत्व करना है, कौन करेगा भाई? इसी पर प्रश्न आ गया। तो मदीना में ताकतवर बनने के बाद 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को शांतिपूर्ण तरीके से जीत लिया।
काबा से मूर्तियों को हटाया और इसे एकेश्वरवाद का केंद्र बना दिया। अब पूरा अरब प्रायद्वीप एक हो चुका था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हो गया। नेतृत्व का प्रश्न एक भयंकर राजनीतिक संकट बन गया। अब कौन इस्लामी राज्य को संभालेगा? तो पहली बात, एक समूह था जो बाद में सुन्नी कहलाया था, उसने तर्क दिया कि नेता का चुनाव समुदाय की सहमति से होना चाहिए और उन्होंने अबू बकर को खलीफा यानी उत्तराधिकारी चुना। समझ आ गया? सुन्नी मुसलमान का क्या कहना था कि चुनाव समुदाय की सहमति से होगा और वो इस पैगंबर साहब के विचारधाराओं से आएगा, उनके विचारों को जो फॉलो करेगा। दूसरा समूह क्या था जो शिया कहलाया, उसने माना कि नेतृत्व पैगंबर के वंश में होना चाहिए जो अली थे। यह विभाजन तब और गहरा हो गया जब 680 ईस्वी में पैगंबर के पोते हुसैन इब्न अली को करबला में हत्या कर दिया गया। यह घटना शिया पहचान को अन्याय के खिलाफ त्याग के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए याद रखा गया। इस राजनीतिक और धार्मिक विभाजन के बावजूद इस्लामी साम्राज्य तेजी से बिजान्टियन और ससेनियन साम्राज्यों को कीमत पर बढ़ता गया। अब देखो, ये साम्राज्य भले ही टूट गया लेकिन ये विस्तार जारी रखा, विस्तार को नहीं टूटने दिया। ये साम्राज्य बढ़ता ही गया। पहले मिस्र पर कब्जा किया, फिर इराक, ईरान, फिर उधर बिजेंटियन साम्राज्य जो पूर्वी रोमन साम्राज्य को हमने बताया 1453 ईस्वी में उस पर हमला करके उसको जीता। जैसे तुर्की जब इस्लाम के कंट्रोल में आया, तुर्की जब इस्लाम को मान्यता दिया यानी इस्लाम को माना, तो तुर्की लोग, जो तुर्क के लोग होते थे वो थोड़ा आक्रामक लड़ाकू किस्म के लोग होते थे। वो बार बार, तुर्की लोगों का ही एक समूह था ऑटोमन तुर्क, ठीक है, वो बार बार बिजेंटियन साम्राज्य पर अटैक करता था, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अटैक करता था और उसको अटैक कर करके शुरू से ही कमज़ोर कर रखा था। 1453 में तो उस पर विजय ही हासिल कर लिया, ठीक है। और फिर आप देखिएगा तो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप में भी स्पेन की तरफ से घुस जाता है। फिर फ्रांस से युद्ध भी होता है लेकिन हार जाता है, तो पूरा यूरोप कंट्रोल नहीं कर पाता इस्लाम। लेकिन पूर्वी यूरोप, इधर अब देखिएगा तो दक्षिणी यूरोप का कुछ भाग, दक्षिण पश्चिमी यूरोप का कुछ भाग कंट्रोल कर लेता है। पश्चिमी यूरोप जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है। फिर आगे आप देखिएगा तो इधर मंगोलिया तक उसका विस्तार जाता है। भारत में सिंध पर उसका विजय होता है। धीरे धीरे इस्लाम पूरे एरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक्चुअल में उस समय पूरी दुनिया में 3 ही महाद्वीप थे, मतलब लोग जानते थे 3 ही महाद्वीप के बारे में। ऐसे तो थे तो पहले से सारे महाद्वीप इन 3 ही थे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। और लोगों का मानना था कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कोई दुनिया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं था। तो ये स्थिति था। तो और आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। बगदाद का राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के बारे में बात करते हैं। देखिए, इराक जो शहर या फिर देश, आप इराक देश है एक्चुअल में, तो इराक जो देश है, इराक है, सीरिया है, फिर आपको लेबनान, ये सब इस्लामिक कंट्री ही है। हम ये करें कि इराक का जो राजधानी है वो है बगदाद। बगदाद इस्लाम का यानी मुसलमानों का एक विज्ञान गणित से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा शैक्षणिक केंद्र बना था उस समय, और त्रिकोणमिति जैसे कई सारी चीज़ें वहाँ पर विकसित हुआ, जिससे नेविगेशन में बहुत सहायता मिला और लंबी दूरी की यात्राएं संभव हो पाई। कई सारी चीज़ें जो है ना, कला, विज्ञान, ये सब विकसित हुआ। बगदाद में एक केंद्र बना था। और जब ये केंद्र यहीं पर अटैक कर दिया था वो चंगेज खान है, उसी का पोता हलाकू खान, और यहाँ के खलीफा को भी मार दिया था।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिया हुआ है। और वो क्या है, अब्बासिद काल के दौरान, अब्बासिद खलीफा, उसके काल के दौरान क्या हुआ, बगदाद शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरा। यह शहर विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों का केंद्र बन गया और विज्ञान एवं दर्शन में नवाचारों को बढ़ावा दिया गया। यह काल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक था, जहाँ विविध संस्कृतियों और विचारों का संगम हुआ, जिसने भविष्य की प्रगति की नींव रखी। एक चीज़ और आपको बताते हैं, इस्लाम ने ये बगदाद में इतना ज़्यादा विकसित हुआ था उस समय। एक चेक, जो अभी जो चेक देते हैं ना बैंक में हम लोग, एक चेक विकसित किया था जिसका नाम था शक बोलते थे उसको। वो ऐसा चेक विकसित हुआ कि जैसे मान लो बगदाद में किसी व्यापारी के पास वो चेक है, तो वो यहाँ उस चेक को जमा करे और वो मोरक्को में चला जाए, पश्चिमी अफ्रीका में चला जाए, तो वहाँ पर उसको बस डायरेक्टली वहाँ चेक दिखाना है, उसको वहाँ पैसे मिल जाएंगे, या सोना चांदी जितना चाहिए, जितने का वैल्यू का होगा वो वहाँ पर मिल जाएगा उसको। यानी बहुत सारे सोना चांदी ले करके ढोने का जो है ना सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था। ये बहुत बड़ा काम किया था, चेक जैसा सिस्टम लेकर के इन लोगों ने। तो समझ सकते हैं आप कितना विकास किया था। तीसरा अध्याय की यदि बात करें तो बगदाद का स्वर्ण युग और मंगोलों का तूफान। देखो मंगोल जो आक्रमण किए थे उसके बारे में बात करते हैं। 8वीं शताब्दी में खिलाफत पर अब्बासी खिलाफत का कंट्रोल हो जाता है और वहीं से जिसका राजधानी बगदाद बनता है, ठीक है। और इस्लामी सभ्यता का स्वर्ण युग था। कैसे था देखिए, बगदाद में ज्ञान, कला और वाणिज्य का केंद्र बन गया बगदाद। यहाँ का बैत अल हिकमा, जिसको हाउस ऑफ विजडम बोला जाता है, एक बड़ा पुस्तकालय जहाँ पर दुनिया के जितने भी ज्ञानी चीज़ है, जो भी ज्ञान है, जो भी बुक है, उनका अनुवाद, दुनिया भर के ज्ञान का अनुवाद अरबी भाषा में किया जाता था। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा पुस्तकालय बना। ये समृद्धि लगभग 5 सदियों तक चला, जब तक कि पूरब से एक भयानक तूफान नहीं आया। 1258 ईस्वी में चंगेज खां का पोता हलाकू खान बगदाद पर आक्रमण कर देता है और अब्बासी खिलाफत का अंतिम शासक अल मुस्तअसिम बिल्लाह की हत्या कर देता है और उससे पता है कालीन में लपेट करके उसको कुचल के मार देता है। समझ सकते हैं कितना दर्दनाक मौत होगा, क्रूर तरीका है ये। भगदड़ में कालीन में लपेट करके उसको रख दो, भगदड़ में मचा सब चढ़ चढ़ के उसको कुचल करके उसको मार दी। पता है कैसे क्या? मंगोल में उस समय जो है मंगोलियन का ये मानना था, उस समय समाज में उन लोगों का ये मान्यता थी कि जो शाही लोग होते हैं, जो नायक होते हैं, उनका खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस चीज़ को बचाने, ऐसा माना जाता है, उस चीज़ को बचाने के लिए इसको क्या किया कि कालीन में लपेट करके कुचल के मार दिया गया। अब्बासी खिलाफत का अंतिम शासक था ये, समझे क्या? अब खिलाफत का केंद्रीय ढांचा ढह गया। अब और आगे जब आते हैं, देखिए ये थोड़ा सा आपको व्यापारिक रूट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो व्यापारिक रूट आप थोड़ा सा समझ लो कि किस तरीके से व्यापार होता था और अरब व्यापारियों का पूरा कंट्रोल था व्यापारिक नेटवर्क पर। कैसे देखिए, हमने बताया थोड़ा सा आपको जो है ना, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको हम बता देना चाहेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ठीक है। उधर का भी भाग एशिया ही, ठीक है। अब समझ गए। यहाँ है भारत, देखिए ये है इंडिया, ठीक है। अब देखिए ये है लाल सागर, ये है फारस की खाड़ी, ये है अरब सागर और ये है भूमध्य सागर, ठीक है। इन सब के बीच में कौन है? यही है अरब क्षेत्र, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं। उस समय अरब क्षेत्र यही था। अब देखिए इस पर कंट्रोल किसका हो गया? अब देखो जब व्यापार होता था, हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि ये देखो ये है रोमन साम्राज्य, मान लो ये पूरा रोमन साम्राज्य था। तो ये 3वीं शताब्दी में इसका विघटन हुआ, इधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये बिजेंटियन साम्राज्य इसको बोलते हैं, ठीक है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य या फिर रोमन साम्राज्य का जब व्यापार होता था तो भूमध्य सागर से आता था लाल सागर में जहाज, और यहाँ से अरब सागर होते हुए कहाँ पर? इंडिया में पहुँचता था। और इंडिया से फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर होते हुए कहाँ चला जाता था? मलेशिया और इंडोनेशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया, और फिर आगे चाइना तक जाता था। ये एक सिल्क रूट था जो इस तरीके से जाता था, स्थल रूट, जहाँ से रेशम मार्ग इसको बोलते हैं, चाइना से
जाता था। लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या होता था कि इसमें डाकू वगैरह है या फिर सब लूटपाट मचाते रहते थे। तो इस सबसे सुरक्षित जो व्यापारिक नेटवर्क, हालांकि सबसे सुरक्षित तो नहीं बोलते, लेकिन मुकाबले यदि देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो स्थल मार्ग से ज़्यादा सुरक्षित जल मार्ग होता था उस समय व्यापार करने का, और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी था और सस्ता भी पड़ता था उस समय, वो महंगा रूट पड़ता था। तो ये रूट सस्ता था। अब 1453 ईस्वी में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कंट्रोल हो जाता है इस्लाम का, तो ये पूरा भाग इस्लाम का हो जाता है। इधर इस्लाम, इधर इस्लाम, इधर इस्लाम, इधर इस्लाम, इधर इस्लाम, सभी जगह पर इस्लामों का कंट्रोल, मंगोलिया तक, भारत तक इस्लाम पहुंचता है। अब आप समझ सकते हैं, इधर का पूरा इलाका जब इस्लाम के हाथों चला गया, इस्लाम में कंट्रोल कर लिया, तो इधर ईसाई जब इधर आते थे व्यापार करने के लिए, तो उनको आने नहीं दिया। आएगा तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तलवार के दम पर कबूल करवाएंगे, और नहीं तो हम जो सामान तुमको बेच रहे हैं, अगर 10 रुपये का सामान है तो हम तुमको 200 रुपये में बेचेंगे, 20 गुना, 10 गुना, अपने मनमाने ढंग से कीमत इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कैसे लोग लें, कैसे? तो अपने ही महाद्वीप में ये लोग कैद होकर के रह गए। और फिर ये बोला जाता है ना कि जब लोगों का ज़रूरत होता है ना, आवश्यकता होते हैं, तो वो आविष्कार की तरफ बढ़ते हैं। उसी समय ये विचार डेवलप हो रहा था, ये इन्वेंशन हो रहा था। गैलीलियो जैसे विचारक आ रहे थे जो बता रहे थे कि दुनिया गोल है, धरती गोल है। तो लोगों का ये मानना हुआ कि अगर पूर्वी रास्ता बंद है भारत तक जाने के लिए, तो हम पश्चिम की तरफ मुड़ेंगे। जो लोगों का मान्यता था उस समय कि अटलांटिक सागर के पश्चिम में कोई दुनिया ही नहीं है, दुनिया में सिर्फ 3 ही महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। और वो लोग अपना ये मान्यता छोड़ते हैं और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में जहाज लेकर के निकलते हैं। और एक आदमी कोलंबस जो अमेरिका में पहुंच जाता है और बोलता है कि हम भारत के पूर्वी छोर तक पहुंच गए, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेटिव्स जो मूल लोग होते हैं, उनको रेड इंडियंस का नाम दिया जाता है। आज भी अमेरिका के मूल लोगों को, मूल निवासी को रेड इंडियन बोला जाता है। ये नाम बिगाड़ा हुआ कोलंबस का ही है। और एक आदमी जो अफ्रीका के नीचे नीचे आता है और दक्षिणी छोर तक पहुंचता है, फिर भारत तक पहुंचता है, जिसका नाम वास्को डी गामा होता है, 1498 में पहुंचता है। और बार्थोलोमेव डियाज जो 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचता है, वहीं से कंटिन्यू करता है वास्को डी गामा। और वो कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका में पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब पूरा रास्ता बंद हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। एक होता है ना जिजीविसा, जीने का, इसका ज्वलंत उदाहरण यूरोप है भाई। जीना तो है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यूरोप ने करके दिखाया, और वो नहीं करता तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अमेरिका नहीं पता चलता लेकिन अस्तित्व में नहीं आता। आता बहुत समय लगता, समय तो लगता ही लगता। तो यही स्थिति है। कई बार होता है ना कि जब विपत्ति आता है ना तो लोगों को और बेहतर बना के जाता है, पहले से और बेहतर बन जाता है आदमी, क्योंकि विपत्ति को झेलते झेलते जो वो हो जाता है वो पहले वाला आदमी नहीं रहता, बदल जाता है। यही स्थिति आप देख सकते हैं। तो ये पूरा व्यापारिक नेटवर्क पर कंट्रोल किसका हो जाता है? अरब व्यापारियों का। और जब यूरोप के लोग जब नया व्यापारिक मार्ग ढूंढ लेते हैं, तब धीरे धीरे यूरोपियन शक्ति इस पूरे रूट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जो उस समय व्यापार का केंद्र बना था अरब सागर, वो स्थानांतरित होकर के अटलांटिक सागर बन जाता है। समझ सकते हैं? ये पूरा कहानी आपको समझ में आएगा। अगले क्लास में भी ये चीज़ें और डिटेल में बताएंगे आपको, कैसे यूरोपियंस जो है अपना कुकर्म किए हैं, ये भी आपको दिखेगा। चलिए, तो चौथा अध्याय की बात करते हैं, विश्व व्यापार का ताला और चाबी, अरब चाबी की बात करते हैं। देखिए, अपने राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद 7वीं से 15वीं शताब्दी तक इस्लामी सभ्यता ने वैश्विक व्यापार पर पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखा। इस्लामी सभ्यता दुनिया के नक्शे पर एक जंक्शन की तरह था जो 3 महाद्वीपों को जोड़ता था। अरबी व्यापारी हिंद महासागर में अपने ढो जहाज़ों से भारत से मसाले, चीन से रेशम और दक्षिण पूर्व एशिया से लौंग लेकर के आते थे।
यह व्यापार एक शक्तिशाली आर्थिक प्रणाली पर टिका था। अरबी व्यापारियों ने क्या किया था पता है आपको, बताया ही हमने, चेक शक जिसको बोलते हैं, चेक डेवलप किया था, जैसे उन्नत बैंकिंग सिस्टम विकसित की जिससे हजारों मील दूर सुरक्षित रूप से पैसा भेजा या लाया जा सकता है। समझ सकते हैं, उतना भारी मात्रा में आपको सोना चांदी ढो करके नहीं ले जाना है, चेक लो, शक लो, जाओ, मिल जाएगा। समझ सकते हैं। यह व्यापारिक नेटवर्क इतना मजबूत था कि यूरोपीय महाद्वीप एशिया के मसालों और रेशम के लिए पूरी तरह से अरबी बिचौलियों पर निर्भर थे। अब और आगे यदि हम आते हैं तो व्यापारिक सुरक्षा और मुद्रा की बात करें तो देखो, जो दिरहम दिनार, यदि आप सुनते होंगे ना, देखिए दिनार मुद्रा ने इस्लामी व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। व्यापारिक कानूनों ने लेन देन को संरक्षित किया जिससे व्यापारियों को विश्वास मिला। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में वस्त्र, मसाले और कीमती औषधियाँ शामिल थीं जिनके स्रोत भारत और पूर्वी एशिया थे। समझ सकते हैं ये चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं। मतलब देखिए ये सब लिखने से ना बहुत सारा टाइम हम लोगों का बच गया, इतनी ज़्यादा बताएंगे और पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। ये प्राचीन वित्तीय प्रणाली सिस्टम था, उसका एक इमेज थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना था। इस्लामी व्यापारिक नैतिकता की बात देखिए, किसी भी काम में नैतिकता ना हो, ठीक है, तो वो काम सफल नहीं होता। ईमानदारी से कोई काम करो वो सफल ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा, ये बात समझो। हर बार पढ़ते हैं ना, या बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो उसका फॉलो, उसको व्यवहार में भी तो लाना चाहिए ना। वही यहाँ पर आप देखिएगा, इस्लामी व्यापारिक नैतिकता में वाणिज्य में ईमानदारी और नैतिकता को बढ़ावा दिया गया था। व्यापारियों को अनुशासित होना आवश्यक था, जिसने न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि सामाजिक सामंजस्य भी सुनिश्चित होता। इस नैतिकता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को स्थापित किया जो व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप जान सकते, देखिए तभी तो इतने दिनों तक टिका रहा। जब तक विश्वास नहीं बनेगा तो फिर इतने दिन तक टिकेंगे कैसे आप, है ना। चलिए और आगे आते हैं, कुस्तुनतुनिया के पतन की बात करते हैं, जो हमने बता ही दिया है। ये आप थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो इस चीज़ के बारे में। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक जो संबंध था उसका एक नया अध्याय खोल दिया। इस घटना ने व्यापारिक बाधाओं को भंग कर दिया, जिससे इस्लामी सभ्यता के व्यापार नेटवर्क को नई दिशा मिली। ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी शक्ति से वैश्विक व्यवस्था को पुनर्निर्धारित कर दिया। समझ सकते हैं आप बात। अब देखिए 5वां अध्याय जो कि लास्ट अध्याय होगा हमारा, ऑटोमन की दीवार और यूरोप का रास्ता की बात करते हैं। देखिए यह व्यापारिक एकाधिकार तब और मजबूत हो गया जब 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यानी बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा कर लेता है। कुस्तुनतुनिया के पतन ने यूरोप और एशिया के बीच की आखिरी कड़ी को तोड़ दिया। यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य की एक विशाल दीवार के पीछे कैद हो गया, जहां पूर्वी जो सामान था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। यूरोप के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, इस्लामी नियंत्रण वाले भूमध्य सागरीय वाले भूमि मार्गों को दरकिनार करते हुए एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज पर निकलना। समझ सकते हैं। इस मजबूरी ने अन्वेषण के युग को जन्म दिया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने अफ्रीका के रास्ते भारत पहुंचकर अरबी व्यापारिक एकाधिकार को कमर तोड़ दिया और धीरे धीरे 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल, नीदरलैंड और इंग्लैंड जैसी यूरोपीय शक्तियों ने नौसैनिक शक्ति और ईस्ट इंडिया कंपनियों के बल पर हिंद महासागर और पूर्वी एशिया के व्यापारिक ठिकानों पर कब्जा शुरू कर दिया। इस तरह वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र अरब सागर से अटलांटिक महासागर में स्थानांतरित हो गया। इस्लाम के व्यापारिक प्रभुत्व का युग समाप्त। निष्कर्ष की बात करें तो यह कहानी क्या दर्शाता है, 5 अध्याय में हमने यह कहानी बनाया था। यह कहानी क्या दर्शाता है? यह कहानी दिखाती है कि कैसे इस्लाम के उदय ने केवल एक धर्म ही नहीं बल्कि एक साम्राज्य, एक सभ्यता और एक वैश्विक व्यापारिक शक्ति को जन्म दिया, जिसका प्रभाव सदियों तक दुनिया के इतिहास और भूगोल पर बना रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बेहतर लगा हो। यदि इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कतें हो, या फिर कुछ ऐसा लगा हो, या फिर ये क्लास बेहतर था या नहीं, कुछ और किया जा सकता था, कुछ भी ऐसा दिमाग में प्रश्न आता हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।